देखिए भैया, कह रहा भैया एक पाइप है, उससे लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है भैया, एक पाइप है उससे लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो भैया ये रही पाइप, ठीक है, और इससे लिक्विड फ्लो कर रहा है। इसकी लेंथ L है, इसकी रेडियस R है। ठीक है, इसमें इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी विस्कोसिटी क्या है? ईटा है। उस लिक्विड की विस्कोसिटी क्या है? ईटा है। और यहाँ पे P1 माइनस, यहाँ पे P1 प्रेशर है, यहाँ पे P2 प्रेशर है। दोनों एंड पे प्रेशर अलग अलग है, P2, और लिक्विड यहां से फ्लो कर रहा है, यहां से। तो ये वॉल्यूम पर सेकंड है। ये क्या भैया? वॉल्यूम पर सेकंड, मतलब वॉल्यूम पर सेकंड जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम पर सेकंड। ठीक है, और P2 यहाँ पे बता रहा था P1 इज ग्रेटर देन P2, तो P1 माइनस P2 की जो वैल्यू आएगी वो P के बराबर आएगा, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, यानी इन दोनों एंड्स के बीच में ये वाला इस वाले एंड पे प्रेशर क्या है? ज्यादा, इस वाले एंड पे प्रेशर क्या है? कम है। तो भैया यहाँ का अगर प्रेशर ज्यादा है और यहाँ का कम है तो लिक्विड का फ्लो उधर की तरफ होगा। ठीक है, मैंने कहा P1 माइनस P2 यानी यहाँ का प्रेशर माइनस यहाँ का प्रेशर का जो डिफरेंस है वो P के बराबर आ रहा है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे लिखा हुआ द रेट ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम पर सेकेंड। ठीक है भैया, वॉल्यूम पर सेकेंड। तो क्या है भैया, जो वॉल्यूम पर सेकेंड है यानी V अपॉन में T बाय एक्सपेरिमेंट, ये देखा गया भैया कि जो वॉल्यूम पर सेकंड है, जो इधर की तरफ पानी आ रहा है पर सेकंड, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि भैया आपकी पाइप की इसके अंदर जो फ्लूइड है, इसकी जो लेंथ है या जो प्रेशर डिफरेंस है यानी पी के पे डिपेंड करेगा। अब वो किस प्रकार से डिपेंड करेगा, तो भैया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और देखा गया कि वो जो डिपेंडेंस है, वो कुछ इस तरीके से कि भैया देखिए, वॉल्यूम पर सेकंड जब ज्यादा होगा, जब इसकी रेडियस क्या होगी? ज्यादा होगी। तो देखा गया रेडियस को अगर आप r बढ़ाते हो तो वॉल्यूम जो होता है r गुणे में r गुणे में r गुणे में r गुणे में वॉल्यूम पर सेकंड 4, मतलब 4 बार अगर r को आप गुणा कर रहे हो, r की पावर 4 टाइम्स क्या होगा? इंक्रीज हो जाता है। एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है भैया। बाद में इसे आप डायमेंशन फॉर्मूले के थ्रू ड्राइव कर सकते हो, डायमेंशन फॉर्मूले के थ्रू ड्राइव कर सकते हो। रेडियस बढ़ाया तो वहां पे जो वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो कर रहा था वो r की पावर 4 टाइम्स क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर पहली इक्वेशन होगी वॉल्यूम पर सेकंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है भैया, प्रेशर डिफरेंस। आपको पता है जितना ज्यादा दोनों एंड पे प्रेशर डिफरेंस रहेगा उतनी ज्यादा पर सेकंड लिक्विड फ्लो करेगा। ठीक है भाई, पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगला V अपॉन में T यानी वॉल्यूम पर सेकंड, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी कितनी है। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो यहाँ से लिक्विड का फ्लो क्या होगा? स्लो होगा। और अगर विस्कोसिटी कम होगी तो लिक्विड का फ्लो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इनवर्सली ठीक है भैया। और एक और फैक्टर है जिसे हम कहते हैं लेंथ। अब देखिए भैया, पाइप की लेंथ अगर छोटी होगी, देखिए भैया पाइप छोटी सी है तो वो लिक्विड के फ्लो में कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। लेकिन अगर पाइप बड़ी है, जैसे वायर करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस फ्लो में बिल्कुल सेम वही है, यहाँ पे पानी मतलब करंट है। ठीक है भैया, तो अगर वायर की लंबाई छोटी होती थी तो जो करंट था उसकी वैल्यू क्या होती थी? वायर की लंबाई छोटी तो करंट क्या होता था? ज्यादा होता था। यानी कि छोटे वायर, जो छोटा वायर होता है वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसका करंट क्या होता है? ज्यादा होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर पाइप की लंबाई ज्यादा है तो वो लिक्विड के फ्लो में ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगी, क्योंकि फिर लिक्विड जो रहेगा वो ज्यादा उसकी सरफेस से टच करके जाएगा। देखिए भैया, अगर मान लीजिए मैं अपने हाथ को यहाँ से यहाँ पे रख करूं, फिर अपने हाथ को यहाँ से यहाँ पे रख करूं, बताओ किस केस में मुझे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर हुआ होगा? पहले या दूसरे? सेकंड केस में। ठीक है भैया, तो हमने देखा भैया कि जो वॉल्यूम पर सेकंड है यानी V अपॉन में T, वो इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है भैया, वॉल्यूम पर सेकंड वो लेंथ के भी क्या है भैया? इनवर्सली है। जितनी ज्यादा पाइप की लेंथ होगी उतना वॉल्यूम पर सेकंड क्या होगा? कम रहेगा। तो इन सारी इक्वेशन को हमने कंबाइन किया और कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस, सारी इक्वेशन को कंबाइन कर दिया तो V अपॉन में T वॉल्यूम पर सेकंड इज डायरेक्टली इक्वल टू P की पावर, सॉरी क्या था भैया? P R की पावर 4 ईटा L
पी आर की पावर 4 ईटा एन, ठीक है भैया। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया जिसको हमने पाई अपॉन में 8 कहा, ठीक है भैया। पाई अपॉन में 8 कांस्टेंट लगाना पड़ा, पी आर की पावर 4 ईटा एन। यही आपका पॉइस-लुईस फॉर्मूला। या अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना वॉल्यूम गया तो आप इसमें ऐसे सकते हो, टाइम को धर लिया तो पाई 8 पी आर की पावर 4 टी अपॉन में ईटा एन, ठीक है भैया। तो आप इससे भी इसको कर सकते हो डायमेंशन के सॉरी, मतलब कि आप पर सेकंड ये पाई बाय 8 से प्रोपोर्शनल है। हां भाई, पाई बाय 8 प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, वहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप इस कांस्टेंट, यहाँ पे अगर आपको कुल वॉल्यूम निकालना है कि कितना वॉल्यूम फ्लो करके गया है इतने टाइम में, तो आप इसे टी से मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 सेकंड पर सेकंड का आपको वैसे ही पता है, 2 सेकंड का निकालो, 2 इधर मल्टीप्लाई करो, 2 इधर मल्टीप्लाई, 4 सेकंड का निकालना है तो आपको पर सेकंड का तो पता ही है इतना है। तो जितना भी टाइम का निकाल लो आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो आप सीधा क्या करो, इस टाइम को इधर मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना लो, ठीक है भैया। तो ये आपका इतना टाइम में इतना वॉल्यूम फ्लो करके गया, ठीक है भैया। ये आपका फॉर्मूला, आप इसको डायमेंशन के थ्रू भी कर सकते हो, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू, ठीक है भैया। तो अब कैसे करना आपको याद होगा, मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ठीक है। बाय डायमेंशनल एनालिसिस फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूले में क्या रखा है भैया, जो वॉल्यूम पर सेकंड है यानी v अपॉन में t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भैया, हम ऐसी प्रेशर के करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं भैया, प्रेशर ग्रेडियंट के डायरेक्टली वॉल्यूम पर सेकंड डायरेक्टली इक्वल टू प्रेशर ग्रेडियंट। दूसरा वॉल्यूम पर सेकंड, क्योंकि भैया आपको पता है आप डेरिवेशन उन्हीं फॉर्मूले के रिलेशन ही कर सकते हो जो केवल 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज है, 1 2 3 4, एक 4 क्वांटिटी है। तो हमने क्या किया, 2 को 1 बना दिया, 2 को लेके 1 बना दिया, बाकी 2 के ऐसे ही रह दिया, ठीक है। तो हम जानते हैं इसे p अपॉन में को प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। v अपॉन में t डायरेक्टली उल्टा क्या होगा वेव का, क्या होगा रेडियस, v अपॉन में t डायरेक्टली उल्टा क्या होगा वेव का विस्कोसिटी। तो भैया इनको सारे को आप जैसे डायमेंशन के थ्रू सॉल्व करते थे वैसे ही करना, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा v अपॉन में t इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, p l r की पावर 4 आ जाएगा और ईटा, और यहाँ पे पाई बाय 8 जो ऊपर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है भैया। आप डायमेंशन के थ्रू इस डेरिवेशन को डिराइव कर सकते हो, ठीक है भाई। हां भैया, ठीक है भाई, चलो फटाफट फोटो लीजिए इसकी भैया। ये पाई बाय 8 हमेशा एक्सपेरिमेंटली आता है क्या? हाँ, ये मतलब इसको इक्वेट करने के लिए जो कोई भी कांस्टेंट लगता है ना, तो कई बार आप कांस्टेंट की वैल्यू 1 लेते हो, कई बार तो ऐसा होता है कि जो एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया था वही रिजल्ट आता है, नहीं उन फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बराबर आता है। लेकिन कई रिजल्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हमेशा हमेशा उसके बराबर रिजल्ट लाने के लिए हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कांस्टेंट जैसे यहाँ पे से मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें, इसको इसके बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ा, पाई बाय 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। हर 4-5 बार परफॉर्म किया गया, 100 बार परफॉर्म किया गया, तो देखा गया पाई बाय 8 जो है सब में मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसलिए कांस्टेंट ये यूज किया गया, ठीक है भाई। ठीक है, तो भैया पाई बाय 8 कांस्टेंट है, पाई बाय 8 कांस्टेंट है, ठीक है भाई। तो इसे लिख लीजिए भैया, आप डायमेंशन के थ्रू इसे ड्राइव कर लेना, ठीक है। डायमेंशन के थ्रू इसे ड्राइव करना। भाई 2 साहिल है यहाँ पे, एक साहिल कौन है भाई, साहिल बोलिए ना अपने मुंह से, ओ साहिल। यस सर। तू कौन सा साहिल, ये नीचे वाला साहिल कौन है, ये नीचे वाला साहिल कौन है? सर मैं इससे, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं इससे ऐड हुआ हूँ। ये दूसरा कोई और है? मुझे नहीं पता सर। तो फिर ये बाहर है। ठीक है भाई, चलो फोटो ले लीजिए भैया। ये पॉइजनस फॉर्मूला, इसके आने की संभावना बहुत कम है, बहुत रेयर आता है क्वेश्चन, ठीक है भैया। तो ज्यादा इसमें हम वो आप डायमेंशन, हाँ आ सकता है, तो डायमेंशन की तो ड्राइव करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। डायमेंशन तो आप v अपॉन में t इसका डायमेंशन निकालोगे, ये आप जानते हो प्रेशर ग्रेडियंट ऐसे ड्राइव कर लोगे, मैंने आपको बता रखा है सेकंड चैप्टर में, ठीक है। ठीक है, चलो आगे लिखो भैया। नेक्स्ट है, अब देखिए भैया, अब इंपॉर्टेंट चीज चालू हो रही है, लिखिए स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, STO लिखिए भैया, स्टोक्स लॉ।
स्टोक्स लॉ, STOKES, स्टोक्स लॉ। यस स्टॉक। STOKES, स्टोक्स लॉ। ठीक है भैया। देखिए आपने देखा होगा कि कोई चीज अगर पानी में चलती है वैसे ही आपको पता है विस्कस फोर्स लगता है लिखता। हाँ भैया। ठीक है भैया। भैया जैसे मैं किसी भी चीज को ऐसे अपने हाथ को यहाँ पे एयर में फ्लो करो, फिर अपने हाथ को वाटर में फ्लो करो, तो वाटर या किसी भी लिक्विड में फ्लो करोगे तो आपको हाथ पे एक रेजिस्टेंस ऑफर मिलेगा। अगर आप हाथ यूं चला रहे हो तो रेजिस्टेंस ऐसे लगेगा, आप हाथ यूं चला रहे हो तो रेजिस्टेंस उल्टी डायरेक्शन में है ना, हमेशा महसूस किया आपने? हाँ भैया। ठीक है, तो हमेशा रेजिस्टेंस मतलब कि बॉडी की मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। ठीक है भैया। तो स्टोक्स लॉ लिखिए भैया, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। When a body falls through a viscous fluid, स्टोक्स लॉ में लिखिए भैया, when a body falls through a viscous fluid, when a body falls through a viscous fluid, comma, the layers of the fluid in contact, बॉडी के बाद क्या बोला था भैया? body falls, when a body falls through a viscous fluid, comma, the layers of the fluid in contact, the layers of the fluid in contact with the body, moves with the body, moves with its velocity, moves with its velocity, फ्लूइड इन कांटेक्ट के बाद contact with the body, moves with its velocity, उसकी velocity के साथ मूव करते हैं, with its velocity, moves with its velocity। ठीक है भैया, full stop। however the fluid at large distance from it remain at rest, this produces relative motion between different layers of the fluid, this produces relative motion between different layers, this produces relative motion in between different layers, motion between different layers of the fluid, different layers of the fluid, full stop। as a result the body experience a viscous force, the body experience a viscous force which tends to retard the motion, this retarding force increases with increase in velocity of the body, this retarding force increases with increase in velocity। देखिए भैया क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है लिक्विड के अंदर रहती है तो वो क्या होती है, लिक्विड के लेयर के कांटेक्ट में रहती है, ठीक है भैया। तो कुछ जिन लेयर के कांटेक्ट में रहती है इसके ऊपर भी बहुत सारी लेयर्स रहती है, ठीक है। जब बॉडी चलना चालू करती है तो वो लेयर भी उसके साथ चलती है, जब लेयर उसके साथ चलेंगे तो ऊपर वाली लेयर के रिस्पेक्ट में उनके अंदर क्या आएगी, मोशन आएगी। जैसे भैया इंक्रीज विद वेलोसिटी, देखिए भैया मान लीजिए बॉडी है, ठीक है भैया, ये इधर की तरफ बढ़ रही है, ऐसे इधर की तरफ बढ़ रही है, तो इसके साथ ये दोनों लेयर भी क्या करेंगी, मोशन में आ जाएंगी, ठीक है। हाँ भैया, मोशन में आ जाएंगी। अब जब ये मोशन में आ जाएंगी तो उसके इनके ऊपर की लेयर क्या है, रेस्ट में है, इसके जो इसके कांटेक्ट में तो मोशन में आ जाएंगी, लेकिन ऊपर की लेयर क्या है, रेस्ट में।
तो रेस्ट में ये रहेंगी, तो इस लेयर और इस लेयर के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन आएगा रेस्ट में। तो इस लेयर, ये वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर, ये वाली लेयर और नीचे वाली लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन आएगी, और जहां पर रिलेटिव मोशन आता है तो वहां पे क्या आता है, विस्कस फोर्स आता है। समझ में बात नहीं? तो भैया क्या रखा है कि यहाँ पे आएगा विस्कस फोर्स। देखिए देखिए भैया, मान लीजिए आपका कोई टब है, ठीक है, इसके अंदर पानी है, ठीक है, ये बॉडी है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, ये नीचे की तरफ गिर रही है, तो विस्कस फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। अगर ये बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है तो विस्कस फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो देखा गया भैया ये जो विस्कस फोर्स है वो किसके डायरेक्टली बोल रहे हैं भैया, बताइए। अगर मान लीजिए बड़ी, आप हाथ को ऐसे करो, फिर हाथ को ऐसे करो, पहले हाथ को ऐसे करके चलाओ पानी में, फिर हाथ को ऐसे करके चलाओ पानी में, बताओ किस केस में आपको ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इस केस में या इस केस में? सरफेस एरिया पहले वाले में, जिसमें वेलोसिटी ज्यादा है, अगर पंप पे एरिया ज्यादा होगा। बिल्कुल भाई, अगर बॉडी की रेडियस ज्यादा होगी तो उस पर लगने वाला विस्कस ड्रैग क्या रहेगा, ज्यादा 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 डायरेक्टली प्रोसेस है, ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दूसरा भैया, आपको पता है अगर आप हाथ धीमे चलाते हो फिर हाथ तेज चलाते हो तो क्या आपको ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तेज पे। जब आप पानी में तेजी से हाथ चलाओगे तो आपको ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो F इज डायरेक्टली इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। अगला भैया, एक बहुत हल्का पानी है, एयर है, एयर भी फ्लूइड है, इसमें हाथ चला रहे हैं, हमारे हाथ पे विस्कस ड्रैग लग रहा होगा। पानी भी फ्लूइड है, उसमें हाथ चला रहे हैं, वहां पे विस्कस ड्रैग लग रहा है। शहद भी फ्लूइड है, उसमें भी हाथ चला रहे हैं, उसमें भी विस्कस ड्रैग लग रहा है। बताइए किस केस में सबसे ज्यादा लगेगा, शहद वाले में, यानी विस्कस ड्रैग इज डायरेक्टली इक्वल टू विस्कोसिटी, ठीक है भैया। विस्कोसिटी के क्या होता है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन तीनों फैक्टर्स के डायरेक्टली होता है, ठीक है भैया। इसके बढ़ाने पे ये बढ़ता है, इसके बढ़ाने पे बढ़ता है, तो ये कंबाइन किया, कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस। तो ये क्या होगा, एफ डी इज डायरेक्टली इक्वल टू एटा वी आर, तो ये हो जाएगा आपका एफ डी इक्वल्स टू में 6 पाई एटा वी आर। ये हो गया आपके विस्कस ड्रैग या स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला। स्टोक्स लॉ इसे कहते हैं विस्कस ड्रैग। अगर आपको डायमेंशन एनालिसिस से करना है तो बाय डायमेंशन एनालिसिस क्या आएगा भैया, आप ऐसे कर दीजिए, विस्कस ड्रैग F डायरेक्टली इक्वल टू वेलोसिटी, F डायरेक्टली इक्वल टू रेडियस, ठीक है, विस्कोसिटी F इज इक्वल्स टू में K टाइम्स ऑफ ये क्या होगा, R की पावर A, याद है आपको, V की पावर B और एटा की पावर क्या था भैया, C था, ठीक है। इन सारों को कंबाइन करके आपने देखा होगा भैया कि K इक्वल्स टू में पूरा ड्राइव करके यहाँ पे जो आएगी वैल्यू, A की वैल्यू 1, V की वैल्यू, B की वैल्यू भी आएगी 1 और C की वैल्यू भी आएगी आपकी 1, सबकी वैल्यू आप रखोगे, देन फॉर्मूला कैन बी रिटन एज F इज इक्वल्स टू में 6 पाई R की पावर 1, V की पावर 1 और एटा की पावर 1। तो आपका फॉर्मूला आ गया विस्कस ड्रैग, ठीक है। ये हमेशा मोशन के अपोजिट भैया, है। हाँ भाई, भैया ये जो ऑब्जेक्ट है पानी में और इसमें जो नीचे की तरफ व्हील लगा है, ये विस्कोसिटी है या फिर वेलोसिटी? वेलोसिटी है भाई, विस्कोसिटी नहीं होगा। भैया हाँ भाई, ये एफडी ड्रैग है ना? हाँ ड्रैग, एफडी मतलब विस्कस ड्रैग। भैया इसमें नेगेटिव नहीं आएगा क्या, अगर अपोजिट लग रहा है तो? इसके हाँ बिल्कुल नेगेटिव आएगा, वेलोसिटी का हमेशा अपोजिट होता है अगर वेक्टर फॉर्म लिखेगा चल। ओके भैया। चलो भाई आगे बढ़े। हो गया भाई? हाँ भैया, हो गया भैया।
ठीक है भैया। लिखिए कंडीशन अंडर विच स्टोक्स लॉ इज वैलिड। कंडीशन अंडर विच स्टोक्स लॉ इज वैलिड, किस कंडीशन में आपका स्टोक्स लॉ वैलिड रहेगा? कंडीशन अंडर विच स्टोक्स लॉ इज वैलिड। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। कंडीशन अंडर विच स्टोक्स लॉ इज वैलिड, लिखिए भैया पहला, the body is perfectly rigid and smooth, the body is perfectly rigid and smooth, बॉडी परफेक्टली और रिजिड भी होनी चाहिए और स्मूथ भी होनी चाहिए, ठीक है भैया। द बॉडी इज परफेक्टली रिजिड और स्मूथ। अगला लिखिए, देयर इज नो स्लिप बिटवीन बॉडी एंड फ्लूइड, देयर इज नो स्लिप इन बिटवीन बॉडी एंड फ्लूइड, देयर इज नो स्लिप इन बिटवीन बॉडी एंड फ्लूइड, मतलब कि भैया बॉडी के साथ लेयर चलनी चाहिए, बॉडी के साथ लिक्विड की लेयर भी चलनी चाहिए। अगर स्लिप कर जाएगी तो लिक्विड की लेयर नहीं फ्लो करेगी उसके साथ, ठीक है भैया। तभी विस्कस ड्रैग आएगा ना। विस्कस ड्रैग जब आएगा जब बॉडी उसकी लेयर को लेके जाएगी, बाकी और लेयर क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी, तभी आपका विस्कस ड्रैग आता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि अगर बॉडी लेयर के साथ स्लिप कर गई तो वो उन लेयर को अपने साथ नहीं ले जा पाएगी, और ले नहीं जा पाएगी तो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो विस्कस ड्रैग भी क्या भाई, विस्कस ड्रैग भी नहीं आएगा। हाँ। नहीं आएगा। नहीं आएगा। अगला लिखिए, द साइज ऑफ बॉडी इज स्मॉल, द साइज ऑफ बॉडी इज स्मॉल बट इट इज लार्जर देन, but it is larger than, the size of body is small but it is larger than the distance between molecules, the distance between molecules, the distance between molecules। कह रहा भैया बॉडी का साइज तो छोटा होना चाहिए, लेकिन जिस मॉलिक्यूल के लिक्विड बना हुआ है उसके मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। समझ गए? उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेपरेशन है उसके डिस्टेंस से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है भाई। भैया ये कैसे है? अरे मान ले मॉलिक्यूल से ही बॉडी छोटी हो गई तो फिर वो उसके साथ उसको स्लाइड थोड़ी लगा पाएगी। समझा? ठीक है ठीक है। कह रहा भैया जो मॉलिक्यूलर साइज है लिक्विड का उससे बॉडी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल से छोटी होगी तो ये वैलिड नहीं रहेगा। लिखिए भैया टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। अगला टॉपिक डालेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। और भी कंडीशन है लेकिन भैया हमें कंडीशन का ध्यान नहीं रखनी, हमें मेन चीज है हमारा ये क्या भैया। लिखिए भैया टर्मिनल वेलोसिटी। अब क्या होता है भैया सुन लीजिए, देखिए अगर कोई चीज किसी मीडियम में गिरती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, ग्रेविटी की वजह से बढ़ती रहती है भैया। देखिए भैया अगर कोई बॉडी किसी भी मीडियम में गिर रही है, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती है भैया, बढ़ती रहती है ग्रेविटी की वजह से। लेकिन भैया आपको पता है भैया, नहीं शायद आपको नहीं पता होगा कि उस बॉडी की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद बढ़कर बंद हो जाती है, उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती है। पता है ये बात आपको कि भैया भैया बॉडी क्या करती है, गिरती है, स्पीड बढ़ती रहती है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद क्या होता है, उसकी स्पीड का बढ़ना क्या होता है, बंद हो जाता है। अब उसकी स्पीड नहीं बढ़ती तो उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं भैया, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको भैया, टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये क्यों होता है तो इसका रीजन भी आपको पता लग जाएगा। अच्छा कोई बॉडी स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब वो चीज क्या हो रही है, एक्सीलरेट कर रही है। हाँ भैया। है ना भैया? और एक्सीलरेट करती कब है बॉडी, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो, फोर्स लगता है। भैया अगर बॉडी एक्सीलरेट बाद में कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रही है तो इसका मतलब उसने एक्सीलरेट करना, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सीलरेट बंद कर दिया है। और एक्सीलरेट कब नहीं करती बॉडी, जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। नहीं लगता। इसका मतलब जब टर्मिनल वेलोसिटी पे आएगा बॉडी, कांस्टेंट वेलोसिटी पे आएगी तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं होगा, नहीं लगेगा। ठीक है भैया? तो भैया लिखिए, देखिए मान लीजिए एक बॉडी गिर रही है, ठीक है, तो गिरती है तो किसकी वजह से गिरेगी, अपने वेट की वजह से, है ना। बॉडी जमीन की तरफ आती किसकी वजह से, अपने वेट की वजह से। और भैया आपको ये भी पता है कि बॉडी जब किसी मीडियम में गिरती है तो उसके ऊपर क्या लगता है, विस्कस ड्रैग, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6 पाई ईटा वी आर, 6 पाई ईटा वी आर, यही होती है। अबे यही होती है। हाँ भैया।
अच्छा बताओ, एक चीज और हो लेती है, हाँ अगर भाई। बॉडी किसी फ्लूइड में आती है तो एक चीज, एक फोर्स और लगता है ऊपर की तरफ, अपथ्रस्ट। बियॉन्ड Upthrust फोर्स force. या अपथ्रस्ट कह सकते हैं, ठीक है भैया, पॉइंट फोर्स। बियॉन्ड फोर्स या अपथ्रस्ट। तो इसे हमने नाम दे दिया एफ बी, एफ बी। और ये कितना होता है? इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। ये अपथ्रस्ट और ये बराबर हो गए क्या? क्या? नहीं, कह रहा है ये जो अपथ्रस्ट है ये उतना ही होता है जितना बॉडी क्या करती है, लिक्विड को डिस्प्लेस करती है, उसी के वेट के बराबर होता है। वही लिखा होगा इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर या फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। कह रहा है ये अपथ्रस्ट एफ बी की वैल्यू उतनी होती है जितना फ्लूइड ये बॉडी क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। समझ गए? अच्छा बताइए, जैसे ही स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग पॉइंट पे, इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी क्या होती है बॉडी की? जीरो। जीरो होती है। अगर बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी तो इन दोनों में से कौन सा फोर्स जीरो होगा? इन तीनों में से कौन सा फोर्स जीरो होना चाहिए? विस्कस फोर्स। अपथ्रस्ट वाला। ये अपथ्रस्ट, ये वाला नहीं, ये तो जीरो नहीं होगा क्योंकि जैसे मीडियम में आएगा वैसे ही विस्कस आएगा। फोर्स। ठीक है, ये वाला फोर्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि भैया वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी जीरो है तो इस फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, अब देखिए भैया, ये फोर्स अगर कम होगा, अगर ये ज्यादा होगा, ये कम होगा तो बॉडी नीचे नहीं गिरेगी, बॉडी ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये वेट ज्यादा हुआ और बियॉन्ड फोर्स, मैंने आपको लॉ ऑफ फ्लोटेशन बताया था, ठीक है, तो वेट अगर बॉडी का ज्यादा है और बियॉन्ड फोर्स कम है तो बॉडी क्या होती है? जमीन की तरफ आती है। अच्छा बताइए, ये ज्यादा है ये कम है तो नेट फोर्स कहां लग रहा है? नीचे की तरफ। नीचे लग रहा है। और अगर बॉडी के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो बॉडी कहां एक्सेलरेट करेगी? डाउनवर्ड्स। नीचे की तरफ। जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। बढ़ेगी। इंक्रीज करेगी। तो ये क्या होगा? विस्कस ड्रैग। बढ़ेगा। ये भी है, पाई भी है, ईटा भी होगा, मीडियम का रेडियस भी है, तो वेलोसिटी जैसी आई तो विस्कस ड्रैग भी ऊपर आ गया। अभी थोड़ी टाइम तो गिरती रहेगी बॉडी, एक्सेलरेट करती रहेगी, वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। बढ़ती रहेगी। लेकिन भैया देखिए, मान लीजिए सपोज कीजिए स्टार्टिंग में 10 न्यूटन का था, ये 10 न्यूटन है, बढ़ रही है, ये 2 न्यूटन है, तो अभी कितने फोर्स से नीचे आएगी? 8 न्यूटन। स्टार्टिंग में ये 2 न्यूटन था, ये 10 न्यूटन था, ये 0 न्यूटन था। ठीक है भैया, तो भैया क्या हुआ, कितने फोर्स से नीचे आएगी? 8 न्यूटन से। थोड़े टाइम बाद वेलोसिटी आई, वेलोसिटी की वजह से ये क्या हुआ भैया? ये हो गया आपका 4 न्यूटन का। तो ऊपर कितना फोर्स हो गया? कुल ऊपर की तरफ होने वाला फोर्स 6 न्यूटन। 6। अभी कितना हो गया नीचे? 4। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। नेट फोर्स 4 न्यूटन हो गया। अब फोर्स की वैल्यू कम होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या हुआ? कम हो जाएगा। वेलोसिटी और बढ़ी, वेलोसिटी और बढ़ी, तो वेलोसिटी और बढ़ी, मान लीजिए ये हो गया 6 न्यूटन। तो अभी नेट फोर्स ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। और ये फोर्स क्या रहेगा? वेरिएबल। और ये फोर्स भी क्या रहेगा भैया? कांस्टेंट। तो भैया ये अब क्या हुआ? 6 हो गया, ये क्या हुआ? 2 हो गया। नेट फोर्स ऊपर कितना लगने लगा? 2 न्यूटन डाउनवर्ड्स। 8। और ये क्या है? 10। तो नेट फोर्स क्या लग रहा है? 2 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है। अभी भी बॉडी एक्सेलरेट करेगी, उस एक्सेलरेशन की वजह से अब इसका कितना फोर्स हो गया? 8 हो गया। ये कितना हो गया? 2 हो गया। 8 2 10, और 10 ही नीचे लग रहा है, तो नेट ऊपर नीचे दोनों फोर्स क्या हो गए? बराबर हो गए। नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0। बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी अब बढ़ना बंद हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और इसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं भैया? टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। समझ गए भाई? ठीक है, फटाफट जरा लैंग्वेज में लिख लेते हैं, फटाफट लिखिए। When a body falls through, फटाफट लिखिए भैया। अरे बाद में पूछ लिया भैया, टाइम नहीं है, लिखिए भैया। When a body falls through, when a body falls through a viscous fluid, when a body falls through a viscous fluid, comma, it produces relative motion. It produces relative motion between layers. Between layers.
As a result, the body experience viscous force, which tends to retard the motion. Body experience viscous force which tends to retard the motion. Full stop. As the velocity of body increases, comma, the viscous force also increases. Full stop. The viscous force also increases. Bracket में ना F is directly proportional to V. FD is directly proportional to V. FD जो है वो D के V के क्या डायरेक्टली है, ब्रैकेट बंद करना, फुल स्टॉप लगा देना. A stage is reached when the weight of the body become equal to the sum of beyond force and viscous drag. At that time net force equals to 0. इस टाइम क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा. नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, so acceleration is equals to 0 and velocity become constant. Net force 0, acceleration 0, velocity constant. That constant velocity is called terminal velocity. भैया फोटो खींच लो इसकी 2 मिनट में, फोटो खींच लो. अभी करेंगे डेरिवेशन की टर्मिनल वेलोसिटी, कल करेंगे इसकी डेरिवेशन. फटाफट फोटो खींच लो, खींच ली भाई.